हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला के साथ में जीके विद गुरुजी चैनल पर। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और आप अगर इन आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की जो अध्यायवार श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट तैयार की हुई है कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षावार, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्या अध्ययन करने वाले हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके बाद हम कंटेंट पर पुनः लौटेंगे। अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक हैं। राजस्थान का इतिहास, ये पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास से संबंधित ये पहला अध्याय है, जो कि आरबीएससी कक्षा 10 की मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक है। पिछले दिनों वनपाल का एग्ज़ाम हुआ था। मैं शाम तक एक वीडियो जारी करूँगा जिससे आपको पता लग जाएगा। ऑथेंटिक प्रूफ लेके आ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि किस पेज से वनपाल भर्ती में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं इस पाठ्यपुस्तक से। और ये पाठ्यपुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, राजस्थान जीके की तैयारी करने वाले, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर कंटेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, हर प्रतिभागी के लिए ये पाठ्यपुस्तक एक रामबाण है। तो इसी थीम को हम भी साथ में लेके चल रहे हैं। आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला में हम अध्याय नंबर 1 राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब तक इस पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनको हमने बढ़िया तरीके से संजोया है। उसमें से पहला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके बाद में हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बाद हमने पढ़ा जो राजस्थान में प्रमुख राजवंशों का परिचय। इसके बाद पढ़ा था हमने जो ये मारवाड़ के राठौड़ वंश। और अब जो हमारा चल रहा है, जो टॉपिक अब फिलहाल जिसमें हम आज अध्ययन करने वाले हैं, वो है बीकानेर का राठौड़ वंश। पिछले क्लास के अंदर हमने बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा शाकंभरी का चौहान वंश, ये पढ़ेंगे। पिछले जब एग्ज़ाम हुआ था वनपाल के एग्ज़ाम में, तो यहाँ से प्रश्न बने थे। उसमें जो चौहान वंश के जो राजपूत शासक थे उनके बारे में पूछा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि बीकानेर के राठौड़ वंश में कौन कौन थे। पहले इसको थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं। बात करते हैं अगर गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश में कौन कौन से शासक थे, तो इसमें थे बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल और महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप और राणा अमर सिंह, महाराजा महाराणा राय सिंह। तो ये थे क्या थे, ये थे गुहिल वंश के। वंश से पूछा जाता है प्रश्न, तो प्रश्न आपका यहीं से कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आपने देख लिया बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। तो ये थे गुहिल वंश से संबंधित। अब बात करें अगर मारवाड़ वंश से, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से मारवाड़ वंश का शासक कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 मारवाड़ वंश के जो शासक है उनके नाम दे देगा, और 1/4 जो अन्य जो राजपूत वंश है उनका नाम दे देगा। तो देखिए इसमें राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, ये भी किसके थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ये थे क्या थे, ये मारवाड़ के शासक थे, प्रमुख राठौड़ वंश शासक। अब अगर बात करें बीकानेर का, बीकानेर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो बीकानेर के कौन कौन से शासक थे उनके बारे में पहले पता होना चाहिए कि ये बीकानेर का शासक है। तो बीकानेर के जो प्रतापी शासक थे उनमें से राव बिक्का, राव लूणकरण, राव जेत सिंह, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह, ये थे क्या,
ये बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित थे। राव भिक्का, राव लूणकरण, राव जेतसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव करण सिंह। तो जांगल प्रदेश का बादशाह तो कहा जाता है। पिछले अगर आप क्लास की बात करें तो राव करण सिंह को जांगल प्रदेश का बादशाह कहा जाता है। राव राय सिंह के बारे में भी अन्य तथ्य हैं। राव कल्याणमल के बारे में, राव लूणकरण को राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है, और राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राव राय सिंह को कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पुट आउट हो रहे हैं। तो चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तभी हमें क्लियरिटी प्राप्त होगी, जब भी हमारा राजस्थान का जीके पर जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के ऑथेंटिक प्रूफ है आप तक हम पहुँचा रहे हैं बड़ी सजगता के साथ में। तो जुड़िए हमारे साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में, और चैनल को ये थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। हम भी चाहते हैं कि इस मेहनत का हमें थोड़ा सा पारितोषिक मिले आपके ज़रिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास करते हैं। अथक कैसे? क्योंकि हम निरंतरता के साथ चल रहे हैं। आप लैंडस्केप में जाके देखेंगे हमारे चैनल पर, तो आपको एक दिन भी स्किप किया हुआ नहीं मिलेगा। हम कितनी मेहनत के साथ में, निरंतरता के साथ में इस चीज़ों को सजो के चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शाकंभरी का चौहान वंश और उसके प्रतापी शासक। कौन कौन से थे शाकंभरी के चौहान वंश से? अजय राज के बारे में पढ़ेंगे, अर्णोराज के बारे में पढ़ेंगे, विग्रज राज चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज तृतीय। वनपाल में पूछा गया था कि पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस वंश से है, तो चौहान वंश के शाकंभरी के चौहान वंश थे। इसके बाद में संहिता कथा, पृथ्वीराज तृतीय संहिता कथा की ऐतिहासिकता भी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शाकंभरी के चौहान वंश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। बने रहिए कि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में कि हम किस प्रकार के कंटेंट को आप तक पहुंचा रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कंटेंट की। आज के कंटेंट की शुरुआत करते हैं शाकंभरी का चौहान वंश, ये पढ़ते हैं। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावलियों और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। वंशावलियों और ख्यातों ने तो इसे क्या है? अग्निवंशीय माना है। किसके शाकंभरी के चौहानों को? डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। अब शाकंभरी के चौहानों को सूर्यवंशी किसने माना है? देखिए वंशावली और ख्यातों ने तो इसे अग्निवंशीय माना है, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं डॉक्टर SD ओझा, वो क्या कहते हैं? इसे सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इसे चंद्रवंशी माना गया है। देखिए शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में अलग अलग राय है। वो क्या है? वंशावलियों ने और ख्यातों ने तो इसे अग्निवंशीय माना है। बात क्लियर? इसके बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। प्रश्न ऐसे भी बनता है। और अचलेश्वर मंदिर के लेख में से चंद्रवंशीय माना गया है। अचलेश्वर मंदिर के लेख में किस वंश को चंद्रवंशीय माना गया है? तो वह शाकंभरी के चौहान वंश को। तो तीन चीजें हमें क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं आगे। कई विद्वान इन्हें आर्य भी मानते हैं। इन सभी मतों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर जसर शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है। अब देखिए शाकंभरी के चौहानों को अलग अलग जो मत के जो इतिहासकार थे उन्होंने अलग अलग माना है। जैसे जसर शर्मा की अगर पूछा जाए तो वो ब्राह्मण वंश मानते हैं। डॉक्टर हीराचंद ओझा की बात करें तो सूर्यवंशी मानते हैं। और अचलेश्वर मंदिर के जो लेख पर जो लिखा हुआ है उसमें वो चंद्रवंशीय माना जाता है। और वंशावली और ख्यातों में उन्हें अग्निवंशीय माना गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक कौन था? वासुदेव चौहान, जो कि इन शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष था। इन्होंने स्थापना की थी। शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? वासुदेव चौहान थे, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जिसका समय 551 ईस्वी के मध्य माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? प्रारंभ में चौहानों को गुज्जर प्रतिहारों के शासक ये सामंत माना जाता था। परंतु गुवक नामक किसने? गुवक प्रथम ने गुज्जर प्रतिहारों की दीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार कंटेंट है। थोड़ा सा कंटेंट
लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त मिल सकती है आप अगर इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बिजोलिया शिलालेख में तो ये कहा गया है कि ये चौहानों के आदि पुरुष कौन है, वासुदेव चौहान है, ठीक है, जिसने सांबर झील का निर्माण किया था। अब बात करें अगर चौहान किसके सामंत थे, तो वो गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन गुवक नाम था, गुवक नाम का एक शासक था, गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाने वाला था। तो गुज्जर प्रतिहारों को प्रश्न बनेगा सीधा, गुज्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाने वाला कौन था, तो गुवक प्रथम था। याद रखना, गुवक प्रथम गुज्जर प्रतिहारों से चौहानों को मुक्त कराने वाला, उनकी गुलामी से मुक्त कराने वाला कौन था, तो वह तो गुवक प्रथम। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ। वाकपति राज इसी का वंशज सांबत सांबर का शासक था, सामंत सांबर का शासक था, ये याद रखना, जो किस वंश का था, वत गोत्र ब्राह्मण वंश का था। और वाक्यपति राज, वाकपति राज है ये, वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जो जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को परास्त किया था, तो वो था वाकपति राज चौहान। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 का हर्षनाथ लेख उनकी विजयों का उल्लेख करता है। 973 का हर्षनाथ लेख किससे संबंधित है, तो वो विग्रहराज द्वितीय के उनके युद्धों से संबंधित है, क्योंकि वो शक्तिशाली था। तो उसका ये उल्लेख कहाँ मिलता है, हर्षनाथ लेख मंदिर से उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज द्वितीय के। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि हर्षनाथ लेख किन की विजयों का उल्लेख करता है, किस शासक के विजयों का उल्लेख करता है, तो इसमें चारों दे देंगे ये तो इसमें से आएगा विग्रहराज द्वितीय। प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं आजकल, वनपाल का आपने एग्जाम दिया होगा या फिर देखा होगा, तो वहाँ से प्रश्न कैसे पुट आउट हो रहे हैं, लाइन टू लाइन प्रश्न हो रहे हैं। तो इसी थीम को हम साथ में लेके चल रहे हैं। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। गुजरात के शासक मूलराज को किसने परास्त किया था, तो विग्रहराज द्वितीय ने किया था, जिसका हर्षनाथ लेख में उनकी विजयों का उल्लेख है। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट शत्रु संहारक मिलती है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की, किसकी, गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है, वेरीघट मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किस चौहान शासक ने रोका था, तो गोविंद तृतीय ने रोका था। प्रश्न बन सकता है, गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था, तो गोविंद तृतीय ने। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, किस चौहान शासक ने वेरीघट की उपाधि धारण की थी, वेरीघट की उपाधि धारण गोविंद तृतीय ने की थी। किस ग्रंथ के माध्यम से ये सूचना मिलती है हमें, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मिलती है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। अब पढ़ते हैं अजय राज के बारे में। अजय राज भी उस शाकंभरी शाखा के एक शासक थे। तो 1105 से लेके 1133 तक उनका शासनकाल रहा। अजय राज जो 1105 में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। किस वंश का, शाकंभरी के चौहान शासक का। 1113 में उसने अजमेर नगर बसाया था। अजमेर नगर किसने बसाया था, तो अजमेर नगर बसाने वाले थे अजय राज, जिसने 1113 में, 1105 में वो शासक बना, 1113 में उसने अजमेर नगर की स्थापना कर दी। चांदी तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय ड्रम कराते हैं। चांदी और तांबे के सिक्के चलाने वाले शाकंभरी के किस चौहान शासक ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, तो वो चलाए थे अजय राज ने, जिसे अजय प्रिय ड्रम्स की उपाधि दी गई थी। इन मुद्राओं पर इनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है। अजय राज शिव स्वावलंबी था,
होने के कारण एक धर्म सहिष्णु था। प्रश्न ये बनेंगे, कैसे बनेंगे ये प्रश्न? आपको कथनीय प्रश्न बनेंगे। कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, इस प्रकार से। तो अजयराज के बारे में अगर पूछा जाए तो चौहान शासक था, जिसने 1105 में वो शासक बना, पहला बन जाएगा। इसके बाद में अजमेरू नगर को किसने बसाया था? तो अजयराज चौहान ने बसाया था। और तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे किस? अजय प्रिय द्रुम के नाम से, तो अजयराज ने चलाए थे। इसके बाद में कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती की का नाम भी अंकित मिलता है। तो ये सब चीजें सही है। अजयराज शैव धर्मावलंबी थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि अजयराज किस धर्म के मतावली थे? तो वो शैव धर्म के थे। एक उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। पार्थ किस चौहान शासक ने? प्रश्न बनेगा सीधा ही, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ के मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था? किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो वो अजयराज ने। अब पढ़ते हैं अरुणराज के बारे में। ये सब जो शासक है इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम और एलडीसी और सीटी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, रीट पे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी एग्जाम आते हैं तो वहां से राजस्थान इतिहास से संबंधित या राजस्थान राजपूत वंशों के बारे में पूछा जाए तो प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं। अरुणराज ने तुर्कों और मालवा, किसने तुर्कों और मालवा को शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। अरुणराज ने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त किया। अरुणराज ने किसको परास्त किया था? तुर्कों व मालवा के शासकों को, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त होने वाले थे। इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अरुणराज ने करवाया था। पुष्कर वराह मंदिर का निर्माण किया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणराज ने। आनासागर झील का निर्माण अरुणराज ने। अरुणराज शैव धर्मावलंबी था, शिव का भक्त था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखी। उसने अजमेर के खतर कच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया था। प्रश्न सीधा बनेगा, प्रश्न यहीं से बनते हैं क्योंकि जो यूनिक लाइन होती है उसी प्रश्न बनते हैं। तो किस चौहान शासक ने, किस शाकंभरी के चौहान शासक ने अजमेर में खतरकश के अनुयायियों को भूमि दान दिया था? तो वो थे अरुणराज। देवबोध और धर्मघोष उनके समय के प्रगाढ़ विद्वान थे। किसके समय के थे? अरुणराज के। तो अरुणराज के समय देवबोध और धर्मघोष प्रगाढ़ विद्वान थे, उसे जिसको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के चालुक्यों के हाथों पराजय से उन्हें कुछ मान हानि उठानी पड़ी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रमुख प्रभुत्व को नहीं मिटने दिया। अब पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ें तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है चौहान वंश से। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। किस चौहान शासक ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था? तो वो विग्रहराज चतुर्थ थे। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं देखते जाइएगा। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। प्रश्न बन गया ना? कैसे? देखिए, मैं कहता हूँ कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है। आप जो पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसे बढ़िया तरीके से सजे के रखिए, बढ़िया तरीके से इसे याद करते चलिएगा। मैं आपको साथ साथ में याद करवाता चलूँगा। क्लास में ही खलास वाली कहानी बन रही है क्योंकि हम इस प्रकार के कंटेंट को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लाइक तो ज़रूर बनता है हमारा, और वीडियो पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि आप तक इस एनर्जी के साथ में इन चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है कि आरबीएससी के एक एक शब्द को पढ़ाने वाला कंटेंट कहाँ से प्राप्त होता है? जीके विद गुरुजी चैनल से। तो हम पढ़ते हैं आगे। तो पढ़ रहे हैं हम विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो पहला शासक, चौहान वंश का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था? सबने अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने वाले थे, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ ऐसे शासक थे जो दिल्ली पर अधिकार करने वाले तोमरों को हराने वाले थे। तो तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाले राजस्थान के प्रथम चौहान शासक तो वो विग्रहराज चतुर्थ थे। उसने गजनी के खुसरू शाह को भी
परास्त किया? गजनी के खुसरू शाह को परास्त किया था। तो इस कथनीय प्रश्न बन सकते हैं। जानक भट्ट ने उसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। जानक भट्ट ने किस चौहान शासक को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को जानक भट्ट ने दी थी। विग्रहराज ने हरिकेली, ये उनकी है, और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। विग्रहराज ने खुद हरिकेली की, विग्रहराज चतुर्थ की जो एक नाटक है हरिकेली, उसको खुद कंपोजिट किया था। और सोमदेव ने, उसके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, उन्होंने एक ललित विग्रहराज के नाम से एक नाटक की रचना की थी। उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। बड़े स्थापत्य कला के प्रेमी थे ये। उसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर उसमें हरिकेल नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। हरिकेल खुद लिखा था ना, उनकी पंक्तियां संस्कृत पाठशाला में खुदवाने वाले कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर, किसको? संस्कृत पाठशाला को, वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। बिसलपुर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में। डॉक्टर जसर शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने के लिए किसमें क्षमता ही नहीं थी। सोमदेव को विग्रहराज को वीरों में ही नहीं तो विद्वानों में भी अग्रणी मानता है। ये केवल उनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेल नाटक ने उनकी योग्यता आंकी जा सकती है। किल्कहॉर्न ने भी इसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कौन था ऐसा हिंदू शासकों में जो कालिदास और भवभूति की के समकक्ष था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। तभी तो उनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। विग्रहराज चतुर्थ का समय स्पादलक्ष का श्रवणकाल था। स्पादलक्ष का श्रवणकाल माना जाता है विग्रहराज चतुर्थ के काल को। बात करेंगे चौहानों के स्पादलक्ष का शासन श्रवणकाल, तो वो विग्रहराज चतुर्थ था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध विग्रहराज पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। 1162 में उनके सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। 1182 में उसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष उसने महोबा के चंदेल शासक परमदी देव को परास्त किया। उसने जिससे प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे। जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल किससे लड़ते हुए? महोबा के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमादी देव को परास्त करते समय उनके प्रसिद्ध जो वीर थे आला और उदल, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया था। पृथ्वीराज थे इतने महान योद्धा थे कि पृथ्वीराज ने कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को भी परास्त किया। और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसने विवाह किया। त्राइन के प्रथम युद्ध 1191 में तो गोरी को उसने परास्त किया, मगर 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में वे मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, तो वो इसी से पड़ी थी। मोहम्मद गोरी को हराने वाले थे 1191 में, लेकिन त्राइन के द्वितीय युद्ध में वो खुद स्वयं हार गए। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी, गुणीजनों का सम्मान करने वाला, पृथ्वीराज विजय का रचयिता जानक है। पृथ्वीराज रासों का लेखक है चंद्रवरदाई, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा ये क्या है? कनौज के शासक जयचंद ने राजयुग यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया था, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। अभी इनको इग्नोर कर दिया गया, किसको? पृथ्वीराज तृतीय को। अब संयोगिता का क्या हो रहा था? स्वयंवर हो रहा था। संयोगिता किसकी पुत्री थी? कनौज के शासक जयचंद की। राजस्व यज्ञ हो रहा था
और इसमें सबको इनवाइट कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज को इनवाइट ही नहीं किया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। अब क्या द्वारपाल के रूप में, अब इतने में से काम नहीं चला, वहाँ अपमान करने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक राजा महाराजों को देखती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी हुई, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो द्वारपाल के रूप में उसने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। इस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उनका पीछा करने से रोका। चौहान सैनिकों ने क्या किया, गढ़वालों को रोका उनका पीछा करने से। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह किया। इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता बढ़ गई। तो ये घटना थी क्या, संयोगिता स्वयंवर कथा। संयोगिता स्वयंवर कथा की ऐतिहासिकता क्या है? इस कथा की सत्यता और ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि में ऐसे जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर व डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। अब इस संयोगिता वाली घटना की चर्चा किसने की है? अबुल फजल ने। ठीक है। डॉक्टर जस्टिस शर्मा ने बताया कि अमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं, इससे वर्णन न मिलने से सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य वास्तविकता है। यह घटना घटी होती तो कोई आश्चर्य नहीं। सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसको स्वीकार किया। तो ये स्वीकार करने वाले कौन थे इस संयोगिता वाली घटना को? अबुल फजल थे, डॉक्टर शर्मा थे, और इसके बाद में बात करें तो ये थे गोपीनाथ शर्मा और सीवी वेद। तो इस प्रकार इस घटना को इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में स्वयं के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तियाँ वर्णों का आना स्वाभाविक है, किंतु उससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये पढ़ा हमने क्या, शाकंभरी के चौहानों के बारे में जितना भी। कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम। कल का वीडियो याद रखना, रणथंभौर का चौहान वंश है इस वंश के प्रतापी शासक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आज हमने क्या क्या पढ़ा इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने आज पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ा, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने अरुणराज अजयराज के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने शाकंभरी के चौहान वंश उसके प्रतापी शासक के बारे में जो मत थे उनके बारे में भी पढ़ा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप प्रतिक्रिया दें कमेंट सेक्शन में, और इसे लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इस नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।